कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व निचली अदालत। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। सर्वोच्च संघीय अदालत जो संविधान का संरक्षक है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। संविधान में उसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के समस्त खर्चे भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं, ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मौलिक अधिकार। देखिए, अधिकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना, प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी देश की मूल विधि, है ना, में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात संविधान द्वारा दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 जो अनुच्छेद 32 में है। यह अधिकार नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रसारित करने के अधिकार की गारंटी करता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण के प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अन्य अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे उद्देश्यों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना गया है, जिन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा गया है। नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल करने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। यह सिद्धांत निदेशकों के रूप में है। नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं, इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मौलिक कर्तव्य। देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में भाईचारे की भावना का विकास करे। साथ ही 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 14 साल तक के बालकों की शिक्षा का दायित्व भी हमें दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एकल नागरिकता, या नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है एकल नागरिकता। हालांकि भारतीय संविधान एकल और संघीय दोनों ही लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है।
भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के तमाम राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात हमारे पास जैसे संघीय व्यवस्था अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है, संघ की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे देश में संघीय व्यवस्था होते हुए भी हमारे पास केवल एकल नागरिकता है, अर्थात हम सब भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध, आक्रमण अथवा शत्रु से पैदा हुई अशांति। दूसरा है राज्य में आपातकाल की स्थिति अनुच्छेद 356, जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता या केंद्र के निदेशक के रूप में अनुपालन करने में असफलता। तीसरा है अनुच्छेद 360, अर्थात एक भारत की जो वित्तीय अस्थिरता अगर वित्तीय स्थिति संकट में आ जाती है या वित्तीय अस्थिरता अगर लागू हो जाती है तो भी आपातकाल लागू हो सकता है। अर्थात 352, 356 और 360 भारतीय आपातकालों की विवेचना करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है इसकी त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में द्वितीय राज्य व्यवस्था अर्थात केंद्र और राज्य संगठनों के मध्य संबंध में प्रावधान था तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां लिखित थी। लेकिन बाद में वर्ष 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। संविधान में 1 भाग 9 एवं अनुसूची 11वीं जोड़कर पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इस तरह से भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, एकल नागरिकता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, संसदीय प्रणाली है, एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण हैं, त्रिस्तरीय सरकार है, मूल अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, जिनकी आज हमने व्याख्या यहाँ की है, जिनकी हमने चर्चा आज यहाँ की है। लेकिन साथ ही संविधान की आलोचना भी की जाती है कई बिंदुओं को लेकर। जैसे कई बार ये कहा जाता है आलोचना के रूप में कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है। जैसा कि हमने कहा कि संघीय व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है, संसदीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है, विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। तो ये कह सकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान की अपनी मूल विशेषता या मूल चीज़ क्या है ना, जबकि हमने संविधान की समस्त विशेषताओं को किसी न किसी देश से लिया है। तो ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना ये कहकर की जाती है कि इसका जो आकार है वो बहुत विशालकाय है, अर्थात बहुत वृहद है। 395 अनुच्छेद है ना, उसके बाद भाग, उसके बाद अनुसूचियाँ और सब कुछ लिखित में। तो इतना विशाल संविधान को एक तरह से कहें कि लागू करना, ये कहें कि संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए और फिर उन एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करना, और इसीलिए शायद आलोचक ये भी मानते हैं कि एक तरह से वकीलों का स्वर्ग है, अर्थात यहाँ वकील और दलील ही चल सकती हैं। रियलिटी में काफ़ी या व्यवहारिक रूप में लागू करने में काफ़ी मुश्किलें इस संविधान में आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान जैसा कि पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं, 1947 के बाद हम लगातार देख ही रहे हैं कि भारतीय संविधान अपने पूर्ण रूप में पूरी तरह से व्यवहारिक भी रहा है, लागू भी रहा है, और भारतीय लोकतंत्र को इसने सुरक्षित भी रखा है। तो इस प्रकार आज जो हमारा टॉपिक था वो हमने बहुत कम समय में समेटने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।